अगर बटुए में 500 का नोट हो तो उसे एक बार निकाल कर देखिए। उस पर एक वचन लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। कभी सोचा है कि ये वचन असल में क्या है? कौन कर रहा है ये वादा? और मतलब किस आधार पर? क्या होगा अगर कल मान लीजिए सरकार ये वचन वापस ले ले, तब उस कागज के टुकड़े की कीमत क्या रह जाएगी? और ये सवाल आज के डिजिटल युग में, जहाँ पैसा हमें दिखता भी नहीं, और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और इस सवाल के पीछे छिपे सीक्रेट गेम को आप कह सकती हैं आज से लगभग 100 साल पहले एक व्यक्ति ने उजागर किया था। हम उन्हें संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक फाइनेंशियल विजर्ड भी थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आज की हमारी जो ये गहरी पड़ताल है वो उनकी किताब रुपए की समस्या यानी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी पर आधारित है। और इसी से हम पैसे की असली कीमत को समझेंगे। इन नोटों और नंबरों की असली वैल्यू क्या है और ये वचन कितना मजबूत है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पैसा या मुद्रा समाज की वो धुरी यानी एक्सल है जिसके चारों ओर हमारी पूरी आर्थिक दुनिया घूमती है। ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, पैसे के बिना दुनिया कैसी होगी। मान लीजिए आप एक किसान हैं जो गेहूं उगाते हैं और आपको जूते चाहिए, तो आपको एक ऐसा मोची ढूंढना होगा जिसे गेहूं की जरूरत हो। हाँ, बार्टर सिस्टम बहुत मुश्किल और अव्यावहारिक। पैसे ने समस्या को सुलझा दिया। ये एक कॉमन मीडियम बन गया, एक ऐसी चीज जिसे हर कोई स्वीकार करता है। इसीलिए अंबेडकर ने इसे धुरी कहा। इसके बिना समाज का जो आर्थिक पहिया है वो जाम हो जाएगा। सही बात है, न सैलरी मिलेगी, न व्यापार होगा, ना ही हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। अब पुराने जमाने में तो ये थोड़ी बहुत मजबूत लगती होगी। जैसे मुगल बादशाह अकबर के दौर में सोने चांदी के सिक्के चलते थे। उनकी कीमत तो उनमें लगी धातु से ही तय होती थी। हाँ, और यही सबसे बड़ा फर्क है। उस समय सिक्के की वैल्यू उसके अंदर मौजूद सोने या चांदी में थी। सिक्के की शुद्धता ही उसकी गारंटी थी। उसे किसी सरकार के वचन की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अगर आपको सरकार पर भरोसा नहीं भी है, तब भी आप उस सिक्के को पिघलाकर सोना या चांदी हासिल कर सकते थे। उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी। लेकिन फिर आया कागज का जमाना और डॉक्टर अंबेडकर ने यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि जब पैसा धातु से कागज बन जाता है तो सरकार के हाथ में एक मैजिक बटन आ जाता है, यानी नोट छापने की असीमित शक्ति। ये मैजिक बटन वाली बात थोड़ी डरावनी लगती है। ये है भी, क्योंकि धातु सीमित है, उसे खान से निकालना पड़ता है, मेहनत लगती है। लेकिन कागज पर नोट छापना, बिल्कुल। अंबेडकर ने इसी शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ आगाह किया था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार भारत में इसी मैजिक बटन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही थी। अच्छा, तो यहीं से कहानी में वो सस्पेंस आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश राज की मैनेज करेंसी को एक प्रकार का धोखा कहा था। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, बहुत बड़ा। वो भी उस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये मैनेज करेंसी थी क्या असल में? इसे समझने के लिए थोड़ा उस समय के सिस्टम को जानना होगा। उस समय रुपए की कीमत सोने से नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ी हुई थी। ओके। ब्रिटिश सरकार तय करती थी कि एक पाउंड में कितने रुपए होंगे। इसी को मैनेज करेंसी या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते थे। सुनने में तो ये ठीक लगता है कि एक स्थिरता है। हाँ, एक फिक्स रेट से तो व्यापार में आसानी होती होगी। तो फिर इसमें धोखा क्या था? धोखा ये था कि ये रेट भारत के भले के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के भले के लिए तय किया जाता था। अच्छा। ब्रिटिश सरकार को लंदन में बहुत सारे भुगतान करने होते थे, जैसे ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, भारत में लगे ब्रिटिश कर्ज का ब्याज और लंदन में भारत के लिए की गई खरीदारी। इसे होम चार्जेस कहते थे। होम चार्जेस, ठीक है। अब अगर रुपए की कीमत पाउंड के मुकाबले ज्यादा रखी जाएगी, यानी एक पाउंड खरीदने के लिए कम रुपए देने पड़ेंगे, तो ब्रिटिश सरकार को ये सारे भुगतान करने में आसानी होगी। ओ, मैं समझा। मतलब उन्होंने जानबूझकर रुपए की वैल्यू को आर्टिफिशियल तरीके से ऊंचा रखा। हाँ। ताकि उन्हें पाउंड खरीदने में कम खर्च करना पड़े। इसका मतलब है कि भारत का पैसा सस्ते में ब्रिटेन जा रहा था। बिल्कुल। ये भारत के संसाधनों का एक तरह से साइलेंट ट्रांसफर था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे ही प्रबंधित धोखा कहा। उन्होंने कहा कि करेंसी का मैनेजमेंट पारदर्शी और देश के हित में होना चाहिए, न कि किसी औपनिवेशिक शक्ति के निजी फायदे के लिए। उस समय के हिसाब से ये तो बहुत
बहुत ही क्रांतिकारी विचार रहा होगा। क्या किसी ने उनकी इस बात को चुनौती नहीं दी? मतलब उस समय के बड़े अर्थशास्त्री भी यही मानते थे। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उनकी सीधी टक्कर उस समय के सबसे बड़े और प्रभावशाली अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स से हुई। कीन्स? हाँ, J.M. कीन्स। आज भी कीन्स के सिद्धांतों पर दुनिया भर की आर्थिक नीतियां बनती हैं। कीन्स इस मैनेज्ड करेंसी सिस्टम के बड़े समर्थक थे। रुकिए, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने कीन्स को चुनौती दी थी? ये तो डेविड बनाम गोलियत वाली बात हो गई। बिल्कुल। इन दोनों के बीच मतभेद क्या था? मतभेद बहुत बुनियादी था। कीन्स का मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर नोट छापने से भी नहीं हिचकना चाहिए। उनका तर्क था कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, खासकर मंदी के समय में। वहीं अंबेडकर का मानना था कि मुद्रा को किसी ठोस चीज से जुड़ा होना चाहिए, जैसे सोना। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार उतनी ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास सोने का रिजर्व है। हर नोट सोने की एक निश्चित मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। इससे सरकार के हाथ बन जाते हैं। वो मनमाने ढंग से वो मैजिक बटन नहीं दबा सकती। अंबेडकर का तर्क था कि अगर नोटों के पीछे कोई ठोस रिजर्व नहीं होगा तो ये आम आदमी के साथ धोखा है। उसकी बचत की कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसे समझाने के लिए कोई उदाहरण भी दिया था ना, वो बोर्ड गेम वाला। हाँ, और वो बहुत शानदार उदाहरण है। मान लीजिए आप कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं और उसमें कुल 1000 कॉइन्स हैं। हर कोई उन कॉइन्स को जीतने के लिए नियम से खेलता है, मेहनत करता है। लेकिन अगर गेम का मालिक, जो बैंक भी है, अचानक से असीमित कॉइन्स बनाने लगे और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बांटने लगे, तो क्या होगा? खेल का तो मजा ही खत्म हो जाएगा। उन कॉइन्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। सही बात है। कोई उन्हें जीतने के लिए मेहनत क्यों करेगा? स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जब सरकार बिना किसी आधार के, बिना देश की उत्पादकता बढ़ाए बस नोट छापती चली जाती है, तो बाजार में रुपए की बाढ़ आ जाती है। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। हाँ। यही रुपए के साथ होता है और इसी को हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। महंगाई एक ऐसा शब्द जिससे हम सब परेशान हैं। सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, घर का किराया महंगा। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने 100 साल पहले ही बता दिया था कि ये महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं, बल्कि अक्सर ये सरकारों की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा होती है। हाँ, यही उनका सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने महंगाई के असली कारण को उजागर किया। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति का गिरना कहते हैं। परचेजिंग पावर, इसका मतलब बहुत सीधा है। आज आपके 500 के नोट पर भले ही 500 लिखा हो, लेकिन वो उतनी चीजें नहीं खरीद सकता जितनी 5 साल पहले खरीद सकता था। उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं महंगाई की शिकायत करता हूँ तो असल में मैं अपनी परचेजिंग पावर के गिरने की बात कर रहा हूँ। एकदम सही। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे एक बहुत ही तीखा नाम दिया था, अदृश्य टैक्स, इनविजिबल टैक्स। अदृश्य टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो सरकार आपसे सीधे नहीं मांगती, लेकिन चुपके से आपकी जेब से पैसा निकाल लेती है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। इसे थोड़ा और समझाइए। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपने कोई टैक्स नहीं दिया। ठीक है। 1 साल बाद भी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही दिखेंगे। लेकिन अगर उस साल महंगाई दर 7% रही तो आपके उन पैसों की खरीदने की ताकत 7% कम हो गई। अच्छा। यानी सरकार ने नोट छापकर बाजार में पैसा बढ़ाया, जिससे महंगाई बढ़ी और आपकी बचत की असल कीमत 7,000 रुपए कम हो गई। ये पैसा आपकी जेब से निकलकर सरकार और बड़े कॉरपोरेशंस के पास पहुंच गया, जिन्हें नया छपा हुआ पैसा सबसे पहले मिलता है। मतलब ये एक चोरी है? हाँ, एक चोरी है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये तो डरावना है। इसका मतलब है कि हम जो मेहनत करके पैसा बचाते हैं वो हमारे बैंक में पड़े पड़े भी कम हो रहा होता है। और ये सिर्फ एक आर्थिक विचार नहीं था, अंबेडकर ने इसे सामाजिक न्याय और लोकतंत्र से भी जोड़ा था। बिल्कुल, यही बात उन्हें बाकी अर्थशास्त्रियों से अलग करती है। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, अपनी आखिरी चेतावनी में यही कहा था। उन्होंने कहा, आज हम राजनीतिक रूप से तो बराबर हो गए हैं। हमें एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का अधिकार मिल गया है, लेकिन
अगर हमने सामाजिक और आर्थिक असमानता को समय पर खत्म नहीं किया तो जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं, वे इस राजनीतिक लोकतंत्र की इमारत को ही ध्वस्त कर देंगे। और महंगाई इस आर्थिक असमानता को और भी ज्यादा बढ़ा देती होगी ना? निश्चित रूप से महंगाई का सबसे बुरा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। अमीर व्यक्ति तो अपनी संपत्ति को प्रॉपर्टी, स्टॉक या सोने में निवेश करके महंगाई से बचा लेता है। सही बात है। लेकिन एक सैलरीड व्यक्ति या दिहाड़ी मजदूर जिसकी आय सीमित है और बचत कैश या बैंक में है, उसकी जमा पूंजी देखते ही देखते खत्म हो जाती है। यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा करता है। इसलिए अंबेडकर के लिए एक स्थिर मुद्रा सिर्फ एक आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की पहली शर्त थी। ये सब तो कागज के नोटों और सोने के जमाने की बात है। आज की दुनिया तो पूरी तरह बदल गई है। Yes. मेरी जेब में तो शायद ही कोई नोट हो। बिल्कुल। सब कुछ फोन पर है। UPI, डिजिटल वॉलेट, नेट बैंकिंग, बिल्कुल। पैसा बस स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर बन गया है। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर के ये सिद्धांत आज भी उतने ही मायने रखते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कई लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन सच तो ये है कि अंबेडकर के सिद्धांत आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। अच्छा? हाँ, पैसे का रूप बदल गया है, धातु से कागज और कागज से डिजिटल नंबर, लेकिन उसका मूल सिद्धांत नहीं बदला। वो कैसे? डिजिटल होने से तो चीजें और आसान और पारदर्शी हो गई हैं। आसान जरूर हुई हैं, लेकिन इसने सरकारों और केंद्रीय बैंकों के हाथ में वो मैजिक बटन और भी शक्तिशाली रूप में दे दिया है। पहले नोट छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस, कागज, स्याही लगती थी। अब तो बस कंप्यूटर पर एक एंट्री करनी है और खरबों रुपए सिस्टम में डाले जा सकते हैं। जिसे हम क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसे फैंसी नामों से जानते हैं, वो असल में डिजिटल तरीके से नोट छापना ही है। सही बात है। इसलिए आज उस वचन की स्थिरता पर सवाल उठाना और भी जरूरी हो गया है। तो आज के डिजिटल युग के लिए अंबेडकर के विचारों से क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें केवल नंबरों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी करेंसी की स्थिरता, उसकी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। अंबेडकर का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस इज नथिंग। आर्थिक न्याय के बिना स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर हमारी मुद्रा स्थिर नहीं है, अगर महंगाई हमारी बचत को खा रही है, तो हमें सच्चा आर्थिक न्याय कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये है कि हमें ये सवाल पूछना होगा कि जो डिजिटल पैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू का आधार क्या है? क्या वो देश की उत्पादकता और आर्थिक ताकत से जुड़ा है, या उसे बस मनमाने ढंग से बनाया जा रहा है? बिल्कुल, हमें व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी होगी। आम नागरिक को ये समझना होगा कि महंगाई केवल बाजार की गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक नीतिगत विकल्प है, और हर नागरिक को यह अधिकार है कि उसकी मेहनत की कमाई इस डिजिटल युग में अदृश्य टैक्स के रूप में चोरी न हो। चाहे वो कागज का नोट हो या फोन पर दिखने वाला नंबर, उसके पीछे का वचन मजबूत रहना चाहिए। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि अगली बार जब हम अपने फोन, तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसकी कीमत को स्थिर रखें, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन नीतियों के बारे में जागरूक रहें और सवाल उठाएं। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नेता या संविधान निर्माता नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे दूरदर्शी अर्थशास्त्रियों में से एक थे। सही कहा। उन्होंने हमें पैसे के चरित्र को समझना सिखाया, और जो लोग बाबा साहेब के इन क्रांतिकारी आर्थिक विचारों को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार का डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, उनकी वेबसाइट पर डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण साहित्य बहुत ही रियायती दरों पर उपलब्ध है। अच्छा। मेरा मानना है कि हर भारतीय युवा को उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज जरूर पढ़नी चाहिए। ये जानना जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने हमारा संविधान लिखा, उन्होंने हमारी आर्थिक व्यवस्था की नींव के बारे में भी कितना गहरा सोचा था। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। हम कागज के नोटों से निकलकर पूरी तरह डिजिटल नंबरों की दुनिया में आ गए हैं। इस बदलाव ने हमारी मुद्रा के पीछे के वचन को और ज्यादा मजबूत किया है, या पहले से भी ज्यादा नाजुक और अदृश्य बना दिया है?